KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome back to the KP classes. I am your biology mentor, Saima Heather. So here is the 60-day strategy plan, how to score 90% in biology board examination. So here is our overview of the 2 days session कि biology board exam में आप 90% कैसे score कर सकते हैं. First thing you have to do is the day distribution. Then marks distribution, make a timetable, how to make a notes, how to read NCERT, पेपर प्रेजेंटेशन स्किल, स्टडी मटेरियल एंड हाउ टू रिवाइज द थिंग. तो इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे. 60 डेज की फुल स्ट्रैटेजी है जो आपको 90% स्कोर कराएगा. द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको शार्पली करना है विच इज डेज डिस्ट्रीब्यूशन. यू हैव टोटल 60 डेज. अभी आपके पास 60 डेज है और अब इस 60 डेज को आपको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. In the part 1, you will take the first 30 days. सबसे जो first 30 days है, which is very essential for you. Never skip that. यहाँ पे आपको करना क्या है? You have to make the concept building. ठीक है, अपने concept को build करना. और concept को build कैसे करेंगे? Through the notes and the NCERT. This is the time. अगर आपने पूरे साल भी पढ़ाई नहीं की है तो ये 30 डेज आपके लिए बहुत क्रूशियल है. आप क्या कीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए. ठीक है, ताकि आपका लास्ट टाइम का रिवीजन बहुत अच्छा होगा. तो 30 डेज में आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है और नोट्स बनाने हैं और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी जो है वो क्या करता है, बहुत अच्छे से आपका पेपर सॉल्व करवा देता है. तो 30 डेज में आप ये करेंगे. नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको क्या करना है, जो आपका 30 to 45 डेज है, ठीक है, उसको पार्ट 2 में रखना है. और इन 31 to 45 डेज में आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनका करना है फुल फोकस्ड रिवीजन. ठीक है, तो पहले 30 डेज में आपने सिर्फ कंसेप्ट बनाए, खुद से नोट्स बनाए, एनसीईआरटी रीड की एक एक चैप्टर की, और फिर क्या किया आपने, नेक्स्ट 31 to 45 डेज में आपने सिर्फ रिवीजन किया है फोकस्ड होकर के. लास्ट का जो आपका पार्ट 3 है उसमें आपने रखा 45 to 60 डेज को. अब इस 45 to 60 डेज में आपको फोकस्ड रिकॉलिंग करनी है. यस, रिवीजन हैज डन, नाउ यू हैव टू रिसाइट दैट, जस्ट रिकॉल दैट एंड क्या करना है आपको, प्रैक्टिस PYQ. इट इज वेरी वेरी एसेंशियल. आप सैंपल पेपर लगाएंगे, 10 इयर्स का PYQ लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा. तो ये एक तो आपका क्या हो गया, आपने डेज डिस्ट्रीब्यूट कर लिए कि फर्स्ट 30 डेज में हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट 31 to 45 डेज में हमें क्या करना है, नेक्स्ट 45 to 60 डेज में क्या करना है. तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेबर डिवीजन भी हो जाएगा. आपको एक समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से फॉलो करना है. दूसरी चीज होती है, एक बात दिमाग में आती है कि कहाँ से शुरू करें, है ना, किस यूनिट को उठाएं, कहाँ से पढ़ना शुरू करें. क्योंकि ये वाला 60 डेज जो होता है उसमें आपको ऐसा लगता है कि अब तो बहुत कम टाइम रह गया, कहाँ से पढ़े. तो देखिए यहाँ पे आपको फोकस करना है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, अगर मैं रिप्रोडक्शन यूनिट लूं, ठीक है, 3 चैप्टर आपके कवर होते हैं यहाँ पे. इस रिप्रोडक्शन यूनिट में 3 चैप्टर से आपके टोटल आते हैं 16 मार्क्स. ठीक है, नेक्स्ट आपका जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, वहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं 20 मार्क्स के. देन आपका नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, 2 चैप्टर्स हैं जहां पे आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, कहां से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं. देन आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड एप्लीकेशन है, जिसमें आपको क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं. नेक्स्ट आपका क्या है, इकोलॉजी, लास्ट 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो अगर आप इस सीक्वेंस में भी अपनी स्टडी, जैसा आपका सीक्वेंस चल रहा है चैप्टर 1 से, इसमें भी करना चाहेंगे तो ये आपके लिए इजी है, क्योंकि लास्ट वाली जो यूनिट आपकी 10 मार्क्स की आती है. तो अगर आपका कुछ स्किप होता भी है और आप यहाँ पे PYQ या फिर सैंपल पेपर भी लगा के चले जाते हैं, तो इस 10 मार्क्स में बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव तो यहीं पे डन हो जाएंगे, है ना. तो आपको शुरू कहाँ से करना है, माय सजेशन इज दैट कि फर्स्ट यूनिट से ही आप क्या करिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही आपका हाई वेटेज है यहीं से. नेक्स्ट आपका है मेक अ टाइम टेबल. ठीक है, अब टाइम टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 टाइम अपना ऑब्जर्व करना है. एक योर वेकअप टाइम, ठीक है, एक आपका क्या करना है, अपना वेकअप टाइम नोट करना है, और दूसरा क्या करना है आपको, अपना स्लीपिंग टाइम नोट करना है.
ठीक है, सपोज एक स्टूडेंट है, उसका वेकअप टाइम क्या है 7 AM, ठीक है, और स्लीपिंग टाइम क्या है उसका, सपोज 12 PM पे वो सो रहा है, ठीक, एक सपोज लेते हैं। अब इसके बीच में जो भी 1 आवर का गैप है उसको आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है। कोई टाइम टेबल नहीं बनाना कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, नहीं। आप सो के उठे, फ्रेशन अप हुए, उसके बाद से आपको क्या करना है, ट्रैक करना है आपका टाइम। फॉर एग्जाम्पल 7 AM से 8, तो 8 से आपने क्या किया, 9 AM तक अपने टाइम को ऑब्जर्व किया कि क्या क्या किया है मैंने इस 1 घंटे में, ठीक है। तो ट्रैक योर टाइम, डोंट मेक अ टाइम टेबल, जस्ट ट्रैक योर टाइम, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने घंटे वेस्ट कर दिए हैं और कितनी पढ़ाई की है। इससे आपको अपना टाइम भी क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और अगर आपने सपोज फर्स्ट डे पे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट में तैयार करने के लिए, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे आपको रहेगा कि नहीं ये वाला टाइम मैंने वेस्ट किया था, इसमें भी मैं ये वाला सब्जेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर आपने 9 to 10 कर लिया, फिर 10 to 11 कर दिया। इसी तरीके से आप कहां तक पहुंचोगे, आपके स्लीपिंग टाइम तक, और ऑब्जर्व करोगे, ट्रैक करोगे, ठीक है। ट्रैकर बना लेना, उसमें 1 घंटे में मैंने क्या किया। जब टाइम ट्रैक करोगे तो आपका जो वेस्टिंग ऑफ टाइम हो रहा है वो चला जाएगा। तो डोंट मेक एनी टाइम टेबल, जस्ट ट्रैक योर टाइम, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज, ओके, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं CUT का कोर्स, उड़ान बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमने ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स सारे ही डोमेन का कोर्स दिया हुआ है आपको, जिसमें जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी इंक्लूड है। उसके साथ ही वो बच्चे जो सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बैच है जिसको हम साथी बैच बोलते हैं। तो आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सारे इंफॉर्मेशन दिखाई दी जा रही है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हियर इज आवर अचीवर्स, जिन्होंने CUT 2024 में अपने ड्रीम कॉलेजेस में टॉप रैंक ली है। तो आप भी अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकते हैं अगर आप CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक द नोट्स, क्योंकि फर्स्ट 30 डेज आपको नोट्स बनाने हैं। तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट थिंग तो डोंट गो विद द ब्लू एंड ब्लैक पेन, ठीक है, चूज द कलर्ड पेन और हाइलाइटर। उससे क्या होता है, जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करते हो तो वहां पे आपका रिवीजन आसान हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, जो आपके नोट्स बनेंगे वो इस तरीके से बनाओगे लास्ट टाइम का रिवीजन आपका आसान हो जाए। तो टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स के थ्रू आपको क्या करना है, आपका नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस करना है आपको। डायग्राम ये नहीं कि बुक में दिया है, नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे विथ लेबलिंग, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे तो वहां पे डायग्राम कॉपी पेस्ट आता है, वहां पे आपको लेबलिंग से ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो फ्लो चार्ट्स एंड टेबल ज्यादा बनानी है नोट्स में, की पॉइंट्स लिखने हैं नोट्स में, ताकि रिवीजन आपका क्या हो सके, बहुत आसान हो सके। दूसरा, डायग्राम को खुद बना के प्रैक्टिस करना है, विच इज वेरी मैंडेटरी। नेक्स्ट थिंग, हाउ टू रीड द NCERT। नेक्स्ट आपका क्या आता है, NCERT के पैराग्राफ से भी समटाइम लाइन से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो NCERT जो है वो मस्ट डू है। एक हाइलाइटर लीजिएगा, ठीक है, डिफरेंट कलर ऑफ हाइलाइटर लीजिएगा और उसके थ्रू रीड कीजिएगा, उसको हाईलाइट करते हुए। अंडरलाइन करने पे जब बाद में आप रिवीजन के लिए पलटोगे तो आपको आसानी नहीं होगी। तो आप डिफरेंट कलर के हाइलाइटर से जब करोगे ना तो रीड करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। Next thing is go through with the diagrams carefully. Not only the diagrams, आपको यहाँ पे जितने ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी ग्राफ दिए हुए हैं वो भी करना है, जितने टेबल्स दिए हुए हैं NCERT में वो भी करना है, ठीक है। एक एक चीज, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। तो NCERT की दीज थिंग्स, डायग्राम्स हो गया, ग्राफ हो गया, टेबल्स हो गया, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। The next thing is how to write and present your paper. Very very important thing. बहुत सारा पढ़ लिया, सब कुछ बनता है, लेकिन आप क्या करते हो, जब भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUT कर रहे हैं, तो उनके उसके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन जब आप रिटन करते हो तो आपका जो नंबर है वो लो हो जाता है, स्कोर।
तो उसके लिए क्या करना है, पेपर प्रेजेंटेशन स्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही आपका की फैक्टर है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। फॉर दैट पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या करनी है, जो भी आप लिख रहे हैं चीजें एक पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं लिखना है, ऑलवेज गो विद द पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स में क्या होता है, जो मार्किंग स्कीम होती है, जब टीचर क्वेश्चन चेक करता है तो वो आपको हर पॉइंट पे नंबर देता हुआ चला जाता है। और अगर आप पूरा पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसको चेक करने में भी क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, तो वहां मार्क्स जो होते हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, आपके कम हो जाते हैं। तो ऑलवेज राइट इन अ पॉइंट्स। दूसरा, मेक द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जब आप दो पॉइंट्स लिख रहे हो, क्योंकि किसी के फॉन्ट्स क्या हैं, छोटे हैं, किसी के फॉन्ट्स जो हैं वो बड़े हैं, तो जब आप पॉइंट्स में लिख रहे हो ना, तो एक पॉइंट लिखा, फिर एक प्रॉपर डिस्टेंस दिया, फिर सेकंड पॉइंट कवर किया, इस तरह से करोगे तो आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन स्किल है वो थोड़ा ज्यादा अच्छी लगेगी। नेक्स्ट थिंग, हाईलाइट्स द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान लो डबल फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आया है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में देयर आर सम की पॉइंट्स कि आपका सिनग्यामी हो रही है, ठीक है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो आपका सिनग्यामी हो गया, एम्ब्रियो हो गया, ठीक है, एंडोस्पर्म हो गया, दीज ऑल आर की पॉइंट्स। तो ऑलवेज हाईलाइट द की पॉइंट्स। आप अंडरलाइन कर सकते हो की पॉइंट्स पे, ठीक है, जिसको देख करके ना वहां पे भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आपको। नेक्स्ट थिंग, ड्रॉ नीट डायग्राम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ लेबलिंग इन द राइट साइड। डायग्राम तो बड़ा सुंदर सा बना लिया, लेकिन एक लेबलिंग इधर जा रही है, एक इधर, चारों डायरेक्शन में कर दी नहीं। आप राइट साइड में सारी की सारी लेबलिंग करोगे, हर एक लेबलिंग के आपको मार्क्स मिलते हैं, तो आपको डायग्राम में ही बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाता है। तो डायग्राम, एक नीट डायग्राम बनाइए, लेबलिंग किधर करेंगे आप, सारी राइट साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मेंशन द टॉपिक एंड सब टॉपिक क्लियरली। जो भी आपका क्वेश्चन आया है उसका एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक को पहले लिखिए, उसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, उसके सब टॉपिक को मेंशन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, तब फिर अपने की पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, जब आप सीधे ये सारी चीजों का ख्याल रखते हैं तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा होता है और आपको थ्योरी में बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हो जाते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आती है बात स्टडी मटेरियल की, कौन सी बुक प्रेफर कर लें, किस चीज से पढ़ लें। तो बेटा अब इस टाइम पे बी फोकस, ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है। ठीक, एक कुछ स्टडी मटेरियल उठाना है, उससे अच्छे से गो थ्रू करना है। तो आपने जो फर्स्ट 30 डेज पे अपने नोट्स बनाए थे, योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज योर नोट्स। ठीक है, स्टिक विथ योर नोट्स, कि इसका भी नोट्स ले लूं, उसका भी नोट्स ले लूं, ये वाली बुक भी परचेज कर लेता हूं, नहीं। जो आपने 30 डेज में अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के नोट्स बनाए हैं, इट इज रियली सफिशिएंट फॉर यू। सब कुछ होता है उस नोट्स में, ठीक है। अब ये वाला मॉड्यूल, वो वाला मॉड्यूल, उसमें नहीं जाना, अपने नोट्स को पढ़ना है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक डायग्राम, एक एक ग्राफ, एक एक आपका जो कीवर्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, वहां से आपका क्या हो जाएगा, बहुत कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। थर्ड थिंग, यू हैव टू, जो एक बुक आपको, जो भी 10 इयर्स के PYQ प्रैक्टिस बुक होगी वो जरूर लीजिएगा, वेरी वेरी एसेंशियल। 10 साल के PYQ आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं, ठीक है। दूसरा है आपका सैंपल पेपर, जो एनसीईआरटी के सैंपल पेपर आते हैं वो बिल्कुल ट्राई कीजिए, वो परचेज कीजिए, ठीक है। और फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज गिव टेस्ट विद द टाइमर। सब कुछ पढ़ लिया, सब बनता है, लास्ट टाइम में क्या हुआ, अरे 3 क्वेश्चन तो छूट गया, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या कीजिए, जब आप मॉक टेस्ट दीजिए, जस्ट पुट द टाइमर और अपना टाइम चेक कीजिए कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर किया, क्या वो मैंने एक्यूरेट टाइम में किया है या नहीं। अगर मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एक कंसाइज टाइम में अपना जितना भी मॉक टेस्ट है वो कवर कर सकें, ठीक है। और मॉक टेस्ट अगर आपको करना है तो आप केपी क्लास की ऐप पे भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको फ्री मॉक टेस्ट एंड नोट्स दोनों प्रोवाइड हो जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू रिवाइज द होल सिलेबस। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया, जो लास्ट आपके 45 to 60 डेज हैं उसमें अब आपको करना है थॉरोली रिवीजन, रिकॉलिंग करना है सब कुछ, ठीक है। तो 3R मेथड इज रियली रियली वेरी बेस्ट। 3R मेथड क्या है, फर्स्ट थिंग इज टू रीड, ठीक है। सबसे पहले आप फोकस होके एक बार नोट्स और एनसीईआरटी को थॉरोली वापस से रीड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको रिवाइज करना है एक बार उसको,
तो और लास्ट है आपका रिसाइट करना है, ठीक है। अब रिसाइट में कुछ बच्चे जो हैं वो तो रिसाइटेशन कर लेते हैं बढ़िया से, लेकिन कुछ हैं उनको लिख लिख के ही होता है, तो आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट्स जिनको लिख के होता है तो यहाँ राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब रीड करने में आपका मैक्सिमम टाइम जाएगा अच्छे से करना, लेकिन जब आप उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे तो लेस टाइम रहेगा, ठीक। और जब उसको एक बार रिसाइट करोगे तो आपको और भी कम टाइम लगेगा, तो ये दोनों तो लेस टाइम टेकिंग है, यहीं पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट आपका पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज बी कंसिस्टेंट, ठीक है। एकदम कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी है, ठीक। और उसके लिए क्या करना है आपको, जस्ट आप अपने फोन में टाइमर सेट कर दो, ठीक है। कुछ अलार्म लगा दो, जब वो अलार्म आएगा तो आपको याद आएगा कि हाँ भाई मुझे भी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो टाइम डिस्ट्रैक्शन जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कि ये वाला ये डेज है, मुझे इसमें अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक। तो दिस इज योर 60 days full strategies. Hope you will follow that and give a good result. Good luck for your exam. KP classes. Dedicated to excellence.